हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिशन आईएएस पीसीएस में। एंड यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी में जो हमारा है ओशनोग्राफी, मतलब कि समुद्र विज्ञान। एंड इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्रवाल भित्तियाँ, मतलब कि कोरल रीफ्स। और आज हम लोग जानेंगे कि ये कोरल रीफ्स क्या हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं, और जो ये हमारे महासागरों में कोरल रीफ्स जो पाई जाती हैं तो ये कहाँ पर इनकी जो अनुकूल दशाएं क्या हैं, और ये कितने, जैसे हमारे जो महासागर हैं उसमें कितनी गहराई तक ये मिलती है, और ये इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ, जैसे कि हमारे जो पूरे ग्लोब पर देखने को मिलती है या कुछ इनके लिए निश्चित एरिया है, जैसे कि ये जो है मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मिलती है। इस प्रकार मतलब ये कहाँ पर मिलती है ये सब आज हम लोग जानेंगे, और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये सब चीज़ें जितना भी इसके बारे में कॉन्सेप्ट है वो आज यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगी। एंड जो इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, जैसे कि जो भी ये यहाँ पर मैं डिस्कस करती हूँ इसका पीडीएफ जो है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर डे में शेयर करती हूँ, वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। एंड जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो हमारा प्रवाल भित्तियाँ हैं इसके बारे में जानने से पहले जो मैंने कल टॉपिक कंप्लीट किया है ज्वार भाटा, ठीक है, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन जो है उससे रिलेटेड जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के जो प्रीलिम्स के एग्जाम में आया हुआ है वो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग वो देख लेते हैं। मतलब ये टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले हम लोग वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये रहा हमारा जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन जैसे कि महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटाएं किसके, मतलब किसके या किनके कारण होते हैं, इस प्रकार ये क्वेश्चन पूछा गया। और इसमें जो है ये 3 ऑप्शन दिए गए थे। फर्स्ट था हमारा सूर्य का गुरुत्वीय बल, एंड जो चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, और थर्ड ऑप्शन में था पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। तो ये आप लोग बहुत इजी क्वेश्चन है, जिन लोगों ने पढ़ा है उन लोगों के लिए, अदरवाइज सिर्फ कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि जो हमारा सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वीय बल ये तो लोगों को समझ में आएगा, बट इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे जो अपकेंद्रीय बल के बारे में बात हो रही है। और इसका यहाँ पर आंसर तो बताने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोग इतने अच्छे से यहाँ पर समझ चुके हैं, तो ईजिली इसका आंसर खुद से ही करेक्ट कर पाएंगे। तो इसका आंसर जैसे कि यहाँ पर थर्ड होगा, क्योंकि तीनों बल यहाँ पर जो ज्वार भाटा की स्थिति बनती है उसमें तीनों बल कार्य करते हैं। और यहीं पर आप लोग अच्छे से इसको प्रिपेयर करेंगे। हो सकता है अगले सालों में ये इस तरीके से पूछ ले, जैसे इसमें कि 2 दे दे और तीसरा ना दे, और यहाँ पर कुछ और दे दे ऑप्शन में। तो इसको इस तरीके से यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे। और एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ कि जैसे कि कल मैंने बताया था कि जो हमारा मून है वो अर्थ के चारों ओर जो परिक्रमा करता है उसका जो टाइम होता है, मतलब वो 28 डेज में करता है। तो वहाँ पर क्योंकि हमारे सिविल सर्विसेज या एनी स्टेट पीसीएस में इस तरीके क्वेश्चन पूछेगा नहीं, इसलिए मैंने डायरेक्ट 28 डेज बोल दिया था, क्योंकि वहाँ पर समझाना था हम लोग को 4 क्वार्टर्स में डिवाइड करना था, जो हमारे 4 भाग उसमें दिखाने थे। जो हमारा फर्स्ट था पूर्णिमा से, और जो कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी थी ये हो गया था फर्स्ट, एंड जो सेकेंड था हमारा अष्टमी से अमावस्या तक का, एंड अमावस्या से देन अगेन फिर से था अष्टमी और सप्तमी, और उसके बाद जो था सप्तमी अष्टमी से पूर्णिमा तक। मतलब ये आप लोगों ने कल देखा था, ये 4 भागों में हम लोगों को देखना था, इसलिए डायरेक्ट मैंने 7 डेज में डिवाइड कर दिया था। बट यहाँ पर जैसे अगर कुछ लोग यहाँ पर जो मेरा वीडियोस देख रहे होंगे और वो अगर कोई वनडे एग्जाम जैसे कोई और एग्जाम, तो वहाँ पर अगर डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का कितने दिनों में परिक्रमा करता है, तो एग्जैक्ट अगर देखे तो 27 दिन और 18 घंटे होता है, ठीक है, मतलब 27.3 ऐसे ऑप्शन दे सकता है, ठीक है। लगभग बोल दिया था, 28 डेज बोल दिया था। जो हम लोग मेन यहाँ पर सिविल सर्विसेज
एंड स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मुझे पता है ये तो 100% डायरेक्ट ऐसे पूछेगा नहीं कि कितने दिन में परिक्रमा करता है, तो यहाँ पर गलत होने के चांस नहीं है। वो मैंने उस रेफरेंस में आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि मुझे 7 डेज जो है 4, अदरवाइज वैसे बहुत इतना डीप तो, और वो भी जीएस में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ठीक है। अगर ऑप्शनल हो, ज्योग्राफी ऑप्शनल हो, तो वहाँ पर इतना डीपली डिस्कस किया भी जा सकता है, तो इस चीज को आप लोग वहाँ पर समझेंगे। इसके बाद जो है मैं स्टार्ट करती हूँ जो आज का मेरा टॉपिक है। जैसे कि इसमें जो प्रवाल भित्तियां होती क्या हैं, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। तो इसमें क्या है, जो पहले जानते हैं प्रवाल क्या है, तो ये कोरल रीफ्स इसको बोलते हैं। इसमें है ये प्रवाल भित्तियां हैं जो ये हमारे समुद्र में पाए जाने वाले सूक्ष्म आकार के जीव हैं, ठीक है। ये समुद्र में और कहाँ पर पाए जाते हैं अभी हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे, बट यहाँ पर ये जान लेते हैं बहुत छोटे आकार के लाखों जीव वहाँ जो समुद्र में पाए जाते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम लोग प्रवाल कहते हैं, और इन्हें हम लोग मूंगा भी कहते हैं, ठीक है। और इनके शरीर में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, और इनके शरीर से चूने के रूप में निकलने वाला पदार्थ और इनके अस्थि पंजरों से एक चट्टान रूपी आवरण का निर्माण होता है। ये समुद्र के अंदर की ही बातें चल रही हैं जो, और ये कहाँ पर होता है इसका निर्माण, ये हम लोग अभी आगे समझेंगे। यहाँ पर सबसे पहले ये जान लेते हैं ना कि जैसे जो हमारी प्रवाल भित्तियां आखिर है क्या, ये किस चीज की बात हो रही है, मतलब ये है क्या, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा। और मैं यहाँ पर एकदम बेसिक से डिस्कस करती हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनको चीजें क्लियर हो पाए, एंड जिन लोगों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी उनके लिए ये रिवीजन का काम होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझा कि जो अस्थि पंजर होते हैं, मतलब कि जब ये मृत हो जाते हैं तो फिर उसके द्वारा, ठीक है, एक चट्टान रूपी आवरण का निर्माण होता है, और ये चूना प्रधान चट्टानें होती हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं प्रवाल भित्ति। जो ये एक चट्टान रूपी आवरण का निर्माण होता है, और जो जीव होते हैं उनको प्रवाल कहते हैं, और इनके द्वारा जो निर्माण होता है वो होता है प्रवाल भित्ति, ठीक है। इसको आप लोग देखिए इस तरीके से समझ सकते हैं। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये है हमारा कोरल रीफ्स, मतलब कि प्रवाल भित्तियां। ये इस प्रकार ये इतनी कलरफुल होती हैं, और ये इनके नेचुरल कलर्स हैं, जैसे कि यहाँ पर रेड है, ग्रीन है, येलो है। ये एकदम मतलब जैसे कि कलर हम लोग देखते हैं उससे डिफरेंट यहाँ नेचुरल कलर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर ये महासागरों में जो है ये जो शैवाल होते हैं जो कोरल रीफ्स के ऊपर जो वनस्पति के रूप में देखने को मिलते हैं, तो ये कलर्ड होते हैं, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये हम लोगों ने जाना प्रवाल भित्तियों के बारे में, ठीक है। और इसके बाद अब हम देख लेते हैं जो हमारे शैवाल हैं। और ये शैवाल क्या होते हैं, यहाँ पर एल्गी, मतलब कि ये इसी को हम लोग कहते हैं एल्गी, ठीक है। ये प्रवाल भित्ति के सहजीवी के रूप में देखे जाते हैं। तो ये सहजीवी क्यों इनको बोला गया, क्योंकि ये दोनों, जैसे जो हमारे प्रवाल हैं और जो शैवाल हैं, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हैं। अगर एक नहीं होगा तो दूसरा भी नहीं रहेगा, इसलिए इनको बोला गया है सहजीवी, ठीक है। और इनकी उत्पत्ति जो है प्रवाल भित्ति के ऊपर होती है। जैसे जो प्रवाल भित्ति बनती है, मैंने अभी बताया, जो चट्टान रूपी आवरण बनता है प्रवाल के द्वारा, तो उसी के ऊपर, जैसे आप लोगों ने देखा ना एक चट्टान टाइप में बन गई, और ये कोई छोटी नहीं है, काफी बड़ी बड़ी चट्टानें टाइप में बन जाती हैं। और ये चट्टानें कैसे बनती हैं, जैसे कि मान लीजिए जो हमारे कोरल्स हैं, ठीक है, अगर कोरल्स डेड हो गए, ठीक है, तो वो नीचे ऐसे जमा होता गया जो उनका अस्थि पंजर है, ठीक है। देन उसके ऊपर जो न्यू प्रवाल बने, ठीक है, तो फिर वो रहे, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे ये प्रक्रिया चलती रहती है काफी टाइम तक, बहुत लंबे समय तक। वहीं पर ये जब ये प्रक्रिया चलती रहती है तो वहीं पर एक चट्टान के रूप में एक आवरण, मतलब कठोर आवरण, यहाँ पर उसका निर्माण होता है। जैसे कि आप लोग अगर अपने मतलब प्रैक्टिकल रूप में जैसे समझना चाहें,
सभी लोगों ने देखा होगा, वो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा दीमक को, जैसे जो वुड्स होता है मतलब लकड़ी, वहाँ पर कई बार आप लोग देखते हैं दीमक लग जाता है, ठीक है? और जब दीमक लग जाता है, दीमक कितना छोटा-सा होता है, ठीक? और वो जैसे लकड़ी में लगता है तो फिर एक पदार्थ निकलता है जैसे मिट्टी टाइप में। तो आप लोगों ने देखा होगा लकड़ी के ऊपर एक मिट्टी टाइप में मतलब एक डिजाइन टाइप में बन जाती है, उभरा-उभरा हुआ, वो उनका घर टाइप में बन जाता है। तो वैसे ही यहाँ, और जब मान लीजिए दीमक वहाँ पर अगर डेड हो जाती है, मतलब मृत हो जाती है, वो प्लस उनके द्वारा जो पदार्थ निकलता है, जैसे कि वो हमारा जो मिट्टी टाइप में, वो उसको आप कंपेयर कर सकते हो यहाँ पर। जो मैंने बोला चूने के रूप में जो पदार्थ होता है एंड जो अस्थि पंजर होते हैं, मतलब जो जो कोरल्स, मृत कोरल्स होते हैं, वो आप इससे कंपेयर कर सकते हो। जो इस प्रकार ये समुद्र के अंदर होता है, मतलब सागरों के अंदर। तो फिर यहाँ पर इस टाइप में आप समझ सकते हो। और यहाँ पर मैं जो ये भी बता रही थी, जैसे कि जो ये आवरण होता है चट्टान का, इसके ऊपर एल्गीज का निर्माण होता है, मतलब इसके ऊपर एल्गीज की उत्पत्ति होती है, ठीक है? और एल्गीज क्या है? ये तो एक जीव है जो प्रवाल, और एल्गीज एक वनस्पति है, ठीक है? और ये एक दूसरे पर निर्भर कैसे हैं? क्योंकि जो ये शैवाल का निर्माण होगा, ये होगा केवल प्रवाल भित्तियों के ऊपर, और जो प्रवाल भित्तियों के लिए जो भोजन उपलब्ध होता है, वो ये शैवाल के द्वारा होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, इनकी उत्पत्ति प्रवाल भित्ति के ऊपर होती है, मतलब शैवाल की, और शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण करके प्रवाल को भोजन उपलब्ध कराते हैं, ठीक है? इस प्रकार आप लोग ये देख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं। प्रवाल भित्तियों पर अनेक प्रजाति के जीव जंतु भी पाए जाते हैं, ठीक है? बहुत प्रकार के जीव पाए जाते हैं यहाँ पर प्रवाल भित्तियों के ऊपर, और इसलिए मतलब जैव विविधता अधिक होने के कारण यहाँ पर इसे समुद्री वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जैव विविधता बहुत होती है, कई प्रकार के यहाँ पर लाखों जीव पाए जाते हैं, छोटे छोटे, ठीक है? और मछलियाँ भी पाई जाती हैं। तो फिर इसलिए इसको समुद्री वर्षा वन कहा जाता है। समुद्री वर्षा वन का मतलब आप लोग ये मत समझिएगा कि बारिश से यहाँ पर इसकी कंपेयर की जा, मतलब बारिश के रूप में यहाँ पर देखा जा रहा है। इसको बस एक नाम दिया गया है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जैव विविधता बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको बोल दिया गया समुद्री वर्षा वन। क्योंकि आप लोग जानते हो जो हमारा इक्वेटर है, ठीक है, वहाँ पर साल भर डेली बारिश होती है। ये सब मैंने जब हम लोग क्लाउड्स पढ़ रहे थे, जब हमारा चल रहा था क्लाइमेटोलॉजी, वहाँ पर जब हम लोगों ने क्लाउड्स वाला टॉपिक डिस्कस किया था, वहाँ पर मतलब आप लोगों ने देखा कि जो हमारी वर्षा हो, जो क्लाउड्स बनते हैं, जो कपासी वर्षा मेघ, ये कहाँ पर बनते हैं? इक्वेटर के आसपास। और वहाँ पर ये पूरा पर डे बारिश होती है, मतलब जो 2 से 4 जो टाइम होता है दोपहर के बाद 2 बजे से 4 बजे के बीच में डेली बारिश होती है, और वहाँ पर जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है? तो इसलिए वहाँ पर लगातार बारिश होती है और जैव विविधता बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर भी जैव विविधता बहुत होती है, तो यहाँ पर भी बोल दिया गया कि समुद्री वर्षा वन, ये रीजन है इसका समुद्री वर्षा वन बोलने का। और यहाँ पर क्वेश्चन इस टाइप में आ भी चुका है कि जैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज में ही पूछा गया था कि सब सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर देखने को मिलती है। तो लोग कंफ्यूज थे, मतलब मोस्टली लोगों ने ऑप्शन यही दिया, मतलब करेक्ट किया था कि जो हमारा इक्वेटर के पास, ठीक है? बट यहाँ पर ऐसा नहीं था। इसका करेक्ट ऑप्शन जो था, जो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर समुद्री वर्षा वन था। और क्योंकि आकार के आधार पर यहाँ पर जो जीव पाए जाते हैं बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा जैव विविधता अधिक होने के कारण समुद्री वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है। मैंने इसलिए इतना टाइम यहाँ पर दिया ताकि ये आपको एकदम क्लियर रहे। तो इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि ये जो प्रवाल भित्तियां हैं, ये जो प्रवाल भित्तियां हैं,
इनका रंग सफ़ेद होता है, ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा ये जो चट्टान होती है चूना प्रधान चट्टानें होती हैं, ठीक है, ये चूने की बनी होती है, तो फिर इसलिए इनका वाइट ही रंग होगा। और इनके ऊपर जो पाए जाने वाले शैवाल हैं, ठीक है, एल्गीज जो हैं, वो जो वनस्पतियों के रूप में है, वो अभी आप लोगों ने इसमें इमेज में भी देखा ना कि कितना कलरफुल है। तो ये मतलब ये कई रंगों की होती है, ठीक है, इसलिए जो ये हमारा प्रवाल भित्ति है एकदम कलरफुल ही दिखता है। और जो अधिकांश प्रवाल भित्तियां जो हैं ये हमारी कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य, प्रशांत महासागर जो हमारा मध्य में, प्रशांत महासागर के मध्य में, और हिंद महासागर, कैरेबियन सागर, लाल सागर और फारस की खाड़ी आदि में मतलब मोस्टली देखने को मिलती हैं। और इसको हम लोग यहाँ पर समझने की भी कोशिश करेंगे। जैसे कि ये तो शायद, चलिए मैं बता देती हूँ, जैसे वैसे तो यहाँ पर ये आप लोगों को बहुत अच्छे से मैंने कितनी बार तो डिस्कस किया है, तो आप लोगों को एकदम क्लियर होगा कि जैसे हमारा कर्क रेखा और मकर रेखा यहाँ पर बोला गया है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं जो हमारा भूमध्य रेखा है, ये है हमारा भूमध्य रेखा 0 डिग्री, एंड इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री, ये है हमारा क्या है, ये कर्क रेखा। तो ये हो गया हमारा कर्क रेखा, और ये हो गया हमारा भूमध्य रेखा, इसी को बोलते हैं विषुवत वृत्त। जिन लोगों ने नहीं समझा उन लोगों को थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, बट जिन लोगों ने क्लासेस पूरी अटेंड की हैं, जो हमारे साथ डिस्कशन में मतलब एकदम सीरियसली कॉन्सेंट्रेट होके चीज़ें समझी हैं, वो एकदम मतलब आज अच्छा मतलब उन लोगों को एकदम क्लियरली इमेज बन रही होगी माइंड में। तो ये हमारा हो गया 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, एंड इसके बाद ये हो गया 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, और ये कौन सी है हमारी, ये है मकर रेखा। तो ये आप लोग समझ गए। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं जैसे कि जो हमारा ये वाला एरिया है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर महासागर हैं और महाद्वीप हैं, तो यहाँ पर ये जो प्रवाल भित्तियाँ हैं अधिक देखने को मिलेंगी। अदर जगह पर भी कुछ कुछ देखने को मिलती है, बट मोस्टली यहाँ लिखा ना अधिकांश। तो आप लोग जानते हैं जैसे यहाँ पर मैं एक, जैसे ये ऊपर हमारा है उत्तरी अमेरिका, मान लीजिए ये है, यहाँ पर बस आप अभी मैं मैप में दिखा दूँ, यहाँ पर बस आप हल्का सा आइडिया के लिए मैं समझा रही हूँ। जैसे ये है हमारा, मान लीजिए ये है उत्तरी अमेरिका, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये जाएगी इसलिए मैंने ऊपर के लिए बना दिया। यहाँ से ये गुजरती है हमारी कर्क रेखा, एंड इसके नीचे ये है हमारा, ये जो है हमारा, ये है दक्षिणी अमेरिका, और यहीं पर ये जो है हमारा, ये है हमारा यहाँ पर अफ्रीका, ये है हमारा अफ्रीका, एंड ये जब ऐसे इधर जाएगा ये यूरोप है, एंड यहीं पर ये है हमारा इंडिया, एंड ऐसे ही इस साइड यहाँ पर है हमारा ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आप जब इस साइड जाएगा यहाँ पर कई छोटे छोटे जो द्वीप हैं ये वाले, जैसे कि ये यहाँ पर फिलीपींस हो, इस साइड फिलीपींस हो गया, और इंडोनेशिया हो गया, यहाँ पर न्यू गिनी तट है, इस टाइप में आप लोग मैप में देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर बस कुछ आइडिया देकर आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसे कि ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो हमारा कैरेबियन सी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ये हो गया, तो यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर जैसे कि ये यहाँ पर आप लोग देखेंगे अगर,
तो ये जो यहाँ पर है ये है लाल सागर, लाल सागर जो ये वाला एरिया, ये वाला। एंड इसके बाद ये ऐसे है, ये है फारस की खाड़ी, यहाँ पर ये है फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी यहाँ पर ये भी। और इसके बाद जो है यहाँ पर ये जो एरिया है यहाँ पर कुछ कुछ होंगे। और मेन जो लगभग यहाँ 30% जो प्रवाल हैं ये हमारे दक्षिणी पूर्वी एशिया यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे ऐसे मैं रेड कलर से कर देती हूँ, आप लोग मैप में देखिएगा जो ये पूरा क्षेत्र है, ये पूरा जो क्षेत्र है ये वाला, यहाँ पर लगभग 30% प्रवाल भित्तियाँ यहीं पर हैं, प्रवाल भित्तियाँ। और यहाँ पर जैसे मैं आप लोग वहाँ पर मैप में चेक कर लेंगे, यहाँ पर जो मैं जो नाम लिख देती हूँ एक बार, जैसे जो 30% जो प्रवाल भित्तियाँ हैं इनके नाम लिख देती हूँ, कहाँ कहाँ पर हैं जो प्लेसेस के नाम हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आप लोग बस समझने के लिए यहाँ पर बस ट्राई करिएगा। जैसे कि यहाँ ये एरिया होगा हमारा जो है दक्षिणी फिलीपींस में। अब आप लोकेशन में जा कर के वहाँ पर चेक कर पाएंगे कि दक्षिणी फिलीपींस कहाँ है। एक तो वो ये एरिया हो जाएगा एंड सेकंड हो जाएगा हमारा पूर्वी इंडोनेशिया। तो ये आप लोग मैप में देख लेंगे जो हमारा पूर्वी इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया। एंड इसके बाद होगा हमारा जो पश्चिमी न्यू गिनी का तट है, पश्चिमी न्यू गिनी तट। तो आप लोग देख सकते हैं ये है हमारा, ये जो एरिया यहीं पर देखने को आप लोगों को मिल जाएंगे। मैंने बता दिया ना, ये जो हमारा दक्षिणी और पूर्वी एशिया है, ये दक्षिण पूर्व हुआ ना, ये साउथ है और ये पूर्व है। तो यहाँ दक्षिण पूर्वी जो एशिया, यहाँ पर एशिया है, यहाँ पर आप लोगों को ये 30% प्रवाल भित्तियाँ यहीं पर देखने को मिलेंगी। और जो ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर भी मिलेंगी। जैसे ये जो हमारा ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तरी पूर्वी तट है यहाँ पर भी मिलेगा। तो ये हम लोग अभी देखेंगे यहाँ पर। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये है हमारा कैरेबियन सी। तो यहाँ पर ये प्रवाल भित्तियाँ देखने को मिलती हैं। एंड ये हमारा जो है ये है हमारा रेड सी, ये वाला एरिया जो अफ्रीका में ऊपर है हमारा। ये जो कर्क रेखा जहाँ से ये देखिए जा रही है, यहाँ से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। और ये है हमारा लाल सागर, यहाँ पर मिलता है। और इसके बाद ये है हमारा फारस की खाड़ी, यहाँ पर भी कोरल रीफ्स। एंड ये हमारा है अफ्रीका का ये जो पूर्वी तट, ये यहाँ पर। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया अभी, जो हमारा टोटल जो प्रवाल भित्तियाँ हैं उसमें जो 30% वो यहाँ पर ये है हमारा, ये एशिया का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है। जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये यहाँ पर जो हमारा इस साइड ये है दक्षिणी फिलीपींस एंड पूर्वी इंडोनेशिया। एंड ये जो है पश्चिमी न्यू गिनी का तट। ये जो यहाँ पर एरिया है, यहाँ पर 30% जो हमारे प्रवाल भित्तियाँ हैं यहीं पर देखने को मिलती है। एंड जो ये हमारा प्रशांत महासागर है, ये प्रशांत महासागर के पास यहाँ पर प्रवाल भित्तियाँ देखने को मिलती है। और इसके अलावा जो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ये मैंने आप लोगों को अभी बताया, जो हमारे ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तरी पूर्वी तट है यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ यहीं पर देखने को मिलता है, जो विश्व का सबसे बड़ा जो हमारा ये अवरोधक प्रवाल भित्ति है, अभी मैं आगे बताऊंगी, वो यहाँ पर देखने को मिलता है। जो ये हमारा है अवरोधक प्रवाल भित्ति वो यहाँ पर देखने को मिलता है। इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं जो मेनली जो हमारा है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, जो कि आप जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, जो ये हमारा कर्क रेखा है वो यहाँ से गुजरता है, इस एरिया से यहाँ से गुजरता है और नॉर्थ में उत्तरी गोलार्ध में। एंड मकर रेखा जो है हमारा ये 23.5 डिग्री यहाँ से गुजरता है ये पूरा। तो ये दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, इसके बीच में जो अधिकांश हमारे कोरल रीफ्स देखने को मिलते हैं प्रवाल भित्तियाँ।
और ये जो कर्क रेखा, मकर रेखा और ये जितना 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, ये सब मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, जो हमारा क्लाइमेटोलॉजी में जो वहाँ पर क्लासेस लिए, वो सब अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो वहाँ पर आप लोग एक बार देखेंगे तो ये माइंड में एकदम इसकी जो पिक है वो एकदम क्लियर बनेगी। ठीक है, जैसे जैसे मैं यहाँ पर बताती हूँ, अगर आपने पहले की क्लासेस कंप्लीट की हैं तो वो एकदम ऑटोमेटिक इमेज माइंड में बनती है, तो चीज़ें समझने में आसान हो जाती हैं। और यहाँ पर जो हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, इसमें क्या है, जितने भी टॉपिक हैं वो सब कनेक्ट हैं आपस में, और मेन यहाँ पर यही फोकस करना है। हम लोगों को कनेक्ट करके जब पढ़ेंगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, इसके बाद अब हम देख लेते हैं जो हमारा आगे का है। ये अब आगे हम लोग देखते हैं कि इनका जो विकास कैसे होता है। और यहाँ पर देख लेंगे, प्रवाल जो है वो जल के बाहर जीवित नहीं रह सकता, अतः प्रवाल भित्ति जो है समुद्र तल के नीचे पाई जाती है। ये तो सिंपल सा है, मतलब जो हमारा प्रवाल भित्ति है ये जल के नीचे ही पाई जाती है। और जल के नीचे यहाँ पर देखेंगे, जैसे ये है हमारा जो प्रवाल भित्तियों के विकास की दशा है, इसमें है जो उष्ण कटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं। ये आप लोगों ने यहाँ देखा, ये हमारा उष्ण कटिबंधीय ही क्षेत्र है, जो हमारा ये वाला ये एरिया है, ये हमारा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा, 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ, ये हमारा होता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और इसके बाद क्या है, जीवित रहने के लिए, मतलब जो प्रवाल हैं इनके जीवन के लिए जो है तापमान जो लगभग है 20 डिग्री से 21 डिग्री सेल्सियस आवश्यक है। ये ना तो मतलब अधिक गर्म जल में जीवित रह पाते हैं और ना ही अति ठंडे जल में, मतलब इनके लिए बहुत ज़्यादा ठंडा जल होगा तब भी इनके लिए ये हानिकारक होगा, एंड ज़्यादा गर्म होगा वो भी इनके लिए, उसमें भी ये जीवित नहीं रह पाएंगे। तो इनके लिए जो एकदम जो हमारा लगभग जो टेम्परेचर होना चाहिए वो है 20 डिग्री से 21 डिग्री सेल्सियस। एंड जो प्रवाल हैं ये कम गहराई तक पाए जाते हैं, मतलब अधिक गहराई के बाद ये नहीं पाए जाते, और जो ये पाए जाते हैं ये 200 से 250 फीट। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो है सूर्य प्रकाश पर्याप्त रूप से नहीं पहुंच पाता, जिससे शैवाल द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती और ऑक्सीजन की उपस्थिति वहां नहीं रहती। ठीक है, जब प्रकाश संश्लेषण ही नहीं होगा तो वहां पर जो ये हमारे शैवाल के द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण होता है, देन जो वहां पर ऑक्सीजन का निर्माण होता है, वो चीज नहीं हो पाएगी। और यहाँ पर आप लोगों ने जब हम लोग पढ़ रहे थे, हमारा महासागरीय जल का तापमान हम लोगों ने देखा था, और वो कितने गहराई तक कितना तापमान था ये सब हम लोगों ने देखा था। अगर आप लोगों ने वो क्लास अटेंड किया होगा ये, तो वहाँ पर आप लोग अच्छे से एकदम माइंड में इमेज भी बन रही होगी कि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। तो यहाँ पर एकदम मैं कुछ बस शॉर्ट में यहाँ पर समझाने की बस कोशिश करती हूँ। जैसे आप लोगों ने देखा था, ये हमारा जो था ये था सी लेवल। ठीक है, ये हो गया था हमारा सी लेवल, एंड जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे थे, ठीक है, ये है सी लेवल, ये है सी, एंड यहाँ पर क्या होगा, ये मान लीजिए ये हो गया हमारा सी लेवल। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों ने देखा था, मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक था हमारा फोटिक जोन और एक था अफोटिक जोन। तो जो हमारा फोटिक जोन था ये क्या था, ये था हमारा 200 मीटर्स तक। ठीक है, 200 मीटर्स मतलब टोटल एवरेज जो इसकी गहराई है महासागर की, ये 4500 मीटर जो हमारा एवरेज डेप्थ था इसका। ठीक है, तो यहाँ पर इसको दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया था। ठीक, और ये था फोटिक जोन। ठीक, ये था हमारा अफोटिक जोन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था, जो ये हमारा सन है, तो इसका जो सन का जो प्रकाश है, मतलब सनलाइट यहाँ पर आ रहा है सर्वाधिक। कहाँ पर हम लोगों ने देखा था, ये देखा था जो हमारा 80 मीटर्स तक। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, अगर आप लोग को याद आ रहा होगा, और आप लोग अगर डेली बेसिस पे मैंने बोला है
ठीक है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो यहाँ पर एक मैंने डिवाइड किया था, 80 मीटर्स था, ये टोटल 200 मीटर है। ठीक है, 80 मीटर जो एक था ये था हमारा, ठीक है, यूफोटिक जोन, यूफोटिक जोन, ये हो गया हमारा यूफोटिक जोन। एंड इसके बाद जो हमारा 120 मीटर था, ये क्या था हमारा, ये था डिस्फोटिक जोन, डिस्फोटिक जोन। तो फिर यहाँ पर क्या है, जैसे कि जो मैंने बताया था कि यहाँ पर सर्वाधिक जो हमारा है ये जो है सनलाइट सबसे ज्यादा यहीं पर आ रही है, और यहीं पर जो हमारी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया हो रही थी, फोटोसिंथेसिस, यहीं पर हो रहा था। तो यहीं की बात हो रही है, यहीं पर ये यहाँ पर मैंने बोला ना 200 से 250 फीट की बात की है, मतलब कि 60 से 77 मीटर, 60 टू 77 मीटर, और ये 80 मीटर तक है ना ये हमारा यूफोटिक जोन। तब अब आप लोगों के क्लियर हो रहा होगा कि कहाँ पर ये हम लोग देख सकते हैं जो हमारे प्रवाल भित्तियां हैं, वो इस एरिया की बात हो रही है। ये हमारा जो 80 मीटर जो हमारा यूफोटिक जोन है, ठीक है। और यहीं पर एक चीज और मैंने बताई थी आप लोगों को, हम लोगों ने पढ़ा था, ओशन फ्लोर्स पढ़े थे, आप लोग को याद आ रहा होगा। जो ओशन फ्लोर्स में हम लोगों ने देखा था, जो हमारा ये जो तट है, जैसे कि ये मैंने बताया था, यहाँ पर बताती हूँ, जैसे ये ऐसे नहीं, मैं इंडिया के रेफरेंस में बता देती हूँ। जैसे ये हमारा, जब हम लोगों ने देखा था, ये इंडिया, ये हमारा, मैंने आप लोगों को कुछ कुछ याद आ रहा होगा, जैसे जब हम लोगों ने इंडिया के रेफरेंस में देखा था, और मैंने बताया था कि यहाँ पर जो हमारा ये तटीय क्षेत्र है, ठीक है, जो ये तटीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये हमारा बन रहा था, क्या पहले बन रहा था, ये जो सबसे पहले बन रहा था, ये था हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, ये तट के पास से जो, जैसे ही तट के पास से जो महासागरों की जो शुरुआत हुई, मतलब समुद्रों की जो शुरुआत हुई या सागरों की, तो ये सबसे पहले क्या बना था, ये हम लोगों ने देखा था ना, कॉन्टिनेंटल शेल्फ बना था। ठीक है, देन इसके बाद क्या बना था, ये बना था हमारा स्लॉप। आप लोगों ने देखा था ना, ये स्लॉप था, ये स्लॉप था, ये स्लॉप था, ये सेल्फ है, ये स्लॉप। एंड इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, राइज था ना, जो हल्का सा बहुत कम क्षेत्र में, ये जो राइज मतलब स्लॉप के बाद थोड़ा सा उभार देखने को मिला था। अब आप लोगों को याद आ रहा होगा। देन इसके बाद क्या था, इसके बाद जो हमारे प्लेन्स थे, मतलब डीप सी प्लेन, मतलब जिनको हम लोगों ने, जो हमारे स्थलीय क्षेत्र पे जो मैदान देखने को मिलते हैं, उसी प्रकार समुद्र में जो प्लेन देखने को मिलते हैं, जो समुद्री मैदान इनको बोलते हैं। और ये जो यहाँ पर ये हमारा था सी लेवल, ये सब समुद्र के अंदर की जो है, ये जो फ्लोर वाइज हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पर अब आप लोग समझ सकते हैं, जो हमारे कोरल रीफ्स हैं वो कहाँ पर बनेंगे, वो यहाँ पर बनेंगे, जो ये हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। ठीक है, जो ये मैंने बताया था, लगभग यहाँ पर गहराई नहीं होती ज्यादा, तो ये जो हमारे हैं, ये हो गए थे जो हमारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ हैं। यहाँ पर ये क्या होता है, ये महासागर का सबसे उथला क्षेत्र होता है, और ये प्रत्येक महाद्वीप की सीमा पर होता है। ठीक है, तो यही की बात हो रही है, यहीं पर जो ये हमारा है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर ही ये कोरल रीफ्स का निर्माण हो रहा है। अब आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे, जैसे कि हमारा जो कोरल रीफ्स है वो कहाँ पर बनते हैं, और ये इनका जो मतलब कितनी गहराई पर बनते हैं। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर, और ये जो हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, इसकी चौड़ाई जो है 80 किलोमीटर, काफी आप लोगों ने देखा था, इसकी एवरेज चौड़ाई जो है 80 किलोमीटर होती है, ये कोई छोटा एरिया नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये देख लिया कि जो हमारे प्रवाल भित्तियां हैं, इनका जो निर्माण होता है, ये कितनी गहराई तक होता है और कहाँ पर होता है। इनके लिए मतलब ये 80 मीटर यहाँ पर जो हमारा यूफोटिक जोन है यहाँ पर होता है, और ये हमारे कॉन्टिनेंटल
सेल्फ पर होता है, ठीक है। और इसके बाद जो है कुछ जैसे यहाँ पर एक चीज याद रखेंगे, अगर बोल दे एग्जाम में कि सिर्फ कॉन्टिनेंटल सेल्फ, तो ऐसा नहीं है। कुछ जो हमारे यहाँ पर जो ये जो डीप सी प्लेन है, यहाँ से जो कुछ हमारे आप लोगों ने देखा था माउंटेन्स होते हैं, वो यहाँ पर आ जाते हैं। काफी जो हमारा समुद्री स्तर है इसके ऊपर नहीं आ पाते, बट इसके कुछ नीचे तक आ पाते हैं। उनकी जिनकी हाइट जो है ये काफी ऊंचाई तक होती है, बट समुद्र का जो स्तर है उससे नीचे होती है, मतलब जल के अंदर ही रहते हैं, तो वहां पर भी कोरल रीफ्स देखे जाते हैं। बट मोस्टली की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर होते हैं जो हमारा कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो होते हैं वहां पर होता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि जो अगर जैसे इसके यहाँ पर होते हैं, इसके नीचे क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके बाद जो है सूर्य प्रकाश पर्याप्त रूप से नहीं पहुंच पाता। यहाँ आप लोगों ने देखा इतना नहीं पहुंच पाता कि वहां प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो हो पाए, और जिससे शैवाल द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती और ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है, तो फिर यहाँ पर ये इसके लिए अनुकूल दशाएं नहीं बन पाती। इसके बाद एक और है, जैसे कि ये जो हमारा प्रवाल भित्ति के लिए क्या है, जो जल है वो अवसाद मुक्त होना चाहिए, और जिससे कि क्योंकि अगर अवसाद यहाँ पर होगा जल में, तो जो प्रवाल हैं इनका मुख बंद हो जाएगा और ये जीवित नहीं रह पाएंगे, तो फिर ये इसके लिए उपयुक्त दशा नहीं होगी। मतलब अगर अवसाद वहाँ पर ज़्यादा हो गया। और ये नोट करके मैंने कुछ इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पर लिखी हैं, जैसे जहाँ धीरे धीरे अवसाद जैसे अगर है एकदम यहाँ पर एग्जाम में अगर पूछ ले डायरेक्ट, तो डायरेक्ट इसका ये नहीं है कि अवसाद जहाँ पर होगा तो वहां पर ये जीवित नहीं रह पाएंगे। इसका एक ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे कि जैसे जहाँ धीरे धीरे जल में मिश्रित होता है अवसाद, अगर धीरे धीरे आ रहा है, कुछ कुछ आ रहा है, तो वहां पर प्रवाल का विकास हो सकता है। परंतु जैसे मान लीजिए कहीं पर प्रवाल है और एकदम से अवसाद आ गया, तो फिर वो उनके लिए हानिकारक होगा, तो वहां पर ये डेड हो जाएंगे। जैसे कि ये आप एक प्रैक्टिकल उसमें देखिए वे में कि अगर जैसे कोई चीज है, हम लोग रह रहे हैं एकदम जहाँ पर बिल्कुल प्रदूषण नहीं है, प्रदूषण मुक्त एरिया में रह रहे हैं, और वहां पर अगर धीरे धीरे कुछ बहुत स्लोली धीरे धीरे प्रदूषण बढ़ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसी में ढल जाएंगे। बट अगर धीरे धीरे नहीं बढ़ रहा है, एकदम प्रदूषण मुक्त एरिया में रह रहे हैं और एकदम से वहां पर बहुत ढेर सारा प्रदूषण बन जाए, तो फिर वो हम लोगों पर इफेक्ट करेगा। उसी प्रकार यहाँ पर ये इनके लिए भी स्थिति बनती है। अगर एकदम से जो अवसाद आ जाता है तो फिर वो इनके लिए सही नहीं होता, उसमें फिर ये जो प्रवाल है ये डेड हो जाते हैं। एकदम से नहीं आना चाहिए, अगर धीरे धीरे है तो इनका विकास वहां पर संभव है। और इसके बाद क्या है, प्रवाल के विकास के लिए जो औसत सागरीय लवणता है, ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा 27 पार्ट्स पर थाउजेंड से 30 पार्ट्स पर थाउजेंड के बीच होना चाहिए, ठीक है, ये इसके लिए अनुकूल दशा है। और पूर्ण स्वच्छ जल भी प्रवाल के लिए हानिकारक होता है, एकदम से स्वच्छ जल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए क्या होता है, नदियों के मुहाने के पास इसीलिए प्रवाल कम पाए जाते हैं। और स्वच्छ जल मीन्स ये जैसे सागरीय धाराएं हैं, प्रवालों के लिए जब ये आती हैं तो लाभदायक होती है, क्योंकि इनके द्वारा प्रवालों के लिए भोजन उपलब्ध होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जब मैंने डिस्कस किया था, जो हमारी जैसे कुछ धाराएं थी, जैसे कि मान लीजिए पेरू की ही जलधारा थी, जब वो वाटर अपवेलिंग के थ्रू जब नीचे से वाटर को लेकर के ऊपर आ रही थी, तो वो जो इसके लिए आवश्यक जो चीजें होती हैं इनकी उत्पत्ति के लिए, वो अपने साथ लेकर के आ रही थी। तो वही यहाँ पर बताया गया है, एकदम से स्वच्छ जल नहीं, उसके लिए उसमें जो कुछ इनके अकॉर्डिंग जो पोषक तत्व हैं वो होने चाहिए जल में, ठीक है, जो कि सागरीय धाराओं के द्वारा यहाँ पर आते हैं। ये हो गया। इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं जो ये प्रवाल भित्ति है ये कितने प्रकार के होते हैं, जो हमारे प्रवाल हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, एक तो है हमारा तटीय प्रवाल भित्ति, ठीक है, और ये है फ्रिंगिंग रीफ, और सेकंड है हमारा अवरोधक प्रवाल भित्ति, ये है बैरियर रीफ, और एक है वलयकार प्रवाल भित्ति, मतलब कि एनुअल कोलर रीफ, एटॉल इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो हमारा है तटीय प्रवाल भित्ति।
ये क्या होता है, जैसे महाद्वीप जो है या कोई द्वीप है, इनके किनारे निर्मित होते हैं ये वाले, और स्थलीय भाग से सटी रहती है, परंतु कभी कभी इनके तथा स्थल भाग के बीच अंतराल हो जाता है, ठीक है, जिससे छोटे लेगून का निर्माण होता है जिन्हें बोट चैनल कहा जाता है। जैसे हमारा दक्षिणी फ्लोरिडा जो है और मलेशिया द्वीप तथा भारत में मन्नार की खाड़ी में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियां हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है, जैसे जो हमारे महाद्वीप हैं या कोई छोटे छोटे द्वीप हैं, ठीक है, उनके किनारे भी निर्मित होते हैं, ठीक है, और स्थलीय भाग से एकदम जुड़े रहते हैं, परंतु इनके भाग में जैसे कभी कभी जैसे इनके बीच और जो स्थलीय भाग है उसके बीच में कुछ गैप आ गया, तो वहां पर एक छोटी लैगून का निर्माण होगा, ठीक है, और उसे हम लोग बोलेंगे वोट चैनल। यही यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद जो सेकंड है हमारा अवरोध प्रवाल भित्ति। इसमें क्या है, इसमें आप लोग देख सकते हो, जैसे ये है हमारा अवरोध प्रवाल भित्ति। इसमें क्या होगा, सागरीय तट से दूर होगा, ये उसमें था नजदीक था, बट इसमें क्या होगा, ये सागरीय तट से दूर होगा, और इस दूर होगा, जैसे कोई सागरीय तट है उसके दूर तो है बट उसके समानांतर है, बृहद आकार का है ये, इसका आकार बहुत ज्यादा बड़ा होता है, और ये प्रवाल भित्तियां काफी लंबी, विस्तृत, चौड़ी तथा ऊंची होती है। इसके बीच में एक लैगून इसके बीच में बनता है, ठीक है, और मतलब ज्यादा गहरा नहीं होता, छिछली लैगून का निर्माण होता है, मतलब सैलो, ठीक है, सैलो लैगून का निर्माण होगा। जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट के पास जो है हमारा विश्व का सबसे लंबी अवरोधक प्रवाल भित्ति है, जिसे हम लोग ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं। मैंने अभी दिखाया था जब हम लोग मैप में डिस्कस कर रहे थे, जो हमारा ऑस्ट्रेलिया था उसके उत्तरी पूर्वी तट के पास जो हमारा था, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मान लीजिए ये जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और इसके ये जैसे थोड़ा सा दूर होगा, सागरीय तट है, ये तट है, इससे दूर होगा, बट इसके समानांतर, समानांतर का मतलब होता है इसके बराबर में, काफी लंबा, ये हो गया हमारा अवरोधक प्रवाल भित्ति, यही है, काफी बड़ा है, ये है हमारा ग्रेट बैरियर रीफ, इसे बोलेंगे ग्रेट बैरियर रीफ, और ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के जो ये है हमारा पूर्वी, उत्तरी पूर्वी तट पर। इसके बाद थर्ड है हमारा प्रवाल द्वीप, जैसे एटॉल, इसका क्या है, इसमें सामान्यतः, इस याद रखेंगे आप, सामान्यतः इस ये द्वीप के चारों ओर ये जलमग्न पठार के ऊपर अंडाकार रूप में पाई जाती है, परंतु इसका कोई भी भाग खुला भी हो सकता है। जैसे कि इस प्रकार के जो हमारा प्रवाल हैं वो लाल सागर, इंडोनेशिया सागर, चीन सागर, और इनमें जैसे चीन सागर में अधिकता में पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर अधिक देखने को मिलते हैं इस प्रकार के जो हमारे प्रवाल हैं, प्रवाल भित्ति। तो जैसे कि किस प्रकार होगा, जैसे मान लीजिए ये है हमारा कोई पठार, जैसे ये हमारा कोई पठार है, और इसका क्या होगा, इसमें बताया गया ना अंडाकार रूप में पाई जाती है, तो ये क्या होगा, इसमें यहाँ पर ये अंडाकार रूप में है, ठीक है, बट इसमें बोला गया ना परंतु कोई भी भाग खुला भी हो सकता है, जैसे एक भाग खुला हो, ठीक है, या हो सकता है दो भाग खुला हो, इस टाइप में इसकी बात हो रही है। ये है हमारा इस टाइप की जो प्रवाल भित्ति होती है, जैसे कोई भी पठार के चारों तरफ अंडाकार आकृति में, ये हो गया हमारा, ये है। यहाँ पर आप लोग ये समझ पा रहे होंगे, जैसे कि इसकी जो आकार होता है ये अंडाकार है, और इसी को प्रवाल द्वीप या वलयाकार प्रवाल भित्ति इसी को कहते हैं। इस टाइप में हमारा बनता है जो प्रवाल भित्ति। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो ये हमारे प्रवाल विरंजन के बारे में, कि ये जो प्रवाल विरंजन क्या है। जैसे कि जो हमारा सन का जो प्रकाश आ रहा था, तो यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन था इसके अकॉर्डिंग, और वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही थी, ये जो हमारे शैवाल के द्वारा। तो जब ये प्रकाश संश्लेषण का अभाव हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर यहाँ पर कम हो जाएगा,
तो फिर यहाँ पर क्या है, जो शैवाल हैं वो श्वेत हो जाएंगे और मृत हो जाएंगे, जिससे कि शैवालों के अभाव में जो हमारे प्रवाल भी मृत हो जाएंगे, क्योंकि उनका भोजन का जो निर्माण है ये शैवालों के द्वारा होता है और ये एक दूसरे पर डिपेंड है। ये आप लोग यहाँ पर समझ चुके हैं ऑलरेडी। और जो ऐसा ये कंडीशन बनेगी क्यों, इसका यहाँ पर कारण बताया गया है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग होगी, जिससे कि महासागरीय जल का जो औसत तापमान में वृद्धि हो जाएगी। एक तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा अगर कम टेम्परेचर होगा, बट यहाँ पर क्या होगा, अगर टेम्परेचर अधिक भी हो गया तो यहाँ पर आप लोग समझेंगे कि अधिक टेम्परेचर जब होगा तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया हो रही है वो तीव्र गति से होगी, ठीक है, क्योंकि ज्यादा वहां पर तापमान हो गया तो प्रकाश संश्लेषण जो है तीव्र गति से होगा और ऑक्सीजन अधिक मात्रा में वहां पर हो जाएगा, ये कारण हो गया। और वहां पर प्रवाल विरंजन होगा, ठीक है। प्रवाल विरंजन मीन्स वहां पर ये शैवाल जो है ये मृत हो जाएंगे और जो वहां पर व्हाइट हो जाएगा, विरंजन मतलब वहां पर कोई कलर नहीं रहेगा। प्रवाल विरंजन वो कलर क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि शैवाल नहीं होंगे और शैवाल ही जो कि कलरफुल थे, तो फिर वहां पर जब विरंजन की स्थिति होगी धीरे धीरे वहां पर वो मृत हो जाएगा। एक तो होता है ये ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा तापमान जो ज्यादा हो जाएगा, और एक होता है हमारा अल नीनो के कारण, ये आप लोगों ने पढ़ा था, वहां पर तापमान अधिक हो जाता है। और एक होगा हमारा सागरीय प्रदूषण के कारण प्रवाल विरंजन होगा। एंड ये है हमारा अवसाद में जब वृद्धि हो जाएगी तब भी, और जल की लवणता में अगर वृद्धि हो जाए या तटीय भाग में खनन आदि हो, तो ये सब इसके कारण है जो हमारा प्रवाल विरंजन है। और यहाँ पर हम लोगों ने समझा कि प्रवाल विरंजन है क्या, मतलब कि जब हमारे शैवाल जो है श्वेत हो जाएं, ठीक है, और उसके बाद ये जब श्वेत हो जाएंगे तो ये डेड हो जाएंगे, और जब ये डेड हो जाएंगे तो फिर इनके बिना ये प्रवाल भी जो ये भी डेड हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा प्रवाल विरंजन। और प्रवाल क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो इसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि जब हमारे ये एग्जाम में पूछा जा रहा है तो कुछ तो इसकी इम्पोर्टेंस होगी, तो वो यहाँ पर देखते हैं। विभिन्न सागरीय जीवों को आवास व सुरक्षा देता है। फर्स्ट तो आप लोगों ने देखा ना, यहाँ लाखों मतलब जीव पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा, और विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। और ये जो है नाइट्रोजन व अन्य सागरीय खाद्य श्रृंखला के लिए अन्य पोषक तत्वों का स्रोत है, ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद क्या है, इसके बाद ये जो है कार्बन व नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी सहायक है, ये जो हमारा प्रवाल है। और इसके बाद क्या है, जो मत्स्य उद्योग प्रवाल भित्तियों पर निर्भर है, क्योंकि कई मछलियां इन पर ही अंडे देती हैं। आप लोगों ने देखा ना, यहाँ कई ढेर सारी फिश पाई जाती हैं, और क्योंकि उनके जो मतलब लिए जो भोजन चाहिए वो भी यहाँ पर है। और इसके बाद है हमारा ये सौंदर्य प्रसाधन, जैसे जो सौंदर्य, जैसे कि हमारा जो ये जो ब्लीचिंग होता है एंड जो फेशियल होता है, और जितनी भी ये क्रीम्स वगैरह हैं, इनमें कई क्रीम्स वगैरह बनती हैं, इसमें इसका यूज होता है। जो हमारा प्रवाल भित्ति है ना वाइट कलर की, जो जिसे चूना बोला गया है, जो उसी से इन चीज़ों का यहाँ पर ये बनाई जाती हैं। और कई दवाइयों में भी इसका यूज होता है, और जैसे कि जो कई औषधियाँ हैं, जो नेचुरल जो प्राकृतिक औषधियाँ हैं, उसमें भी इसका यूज होता है। इसके बाद क्या है, जो उष्ण कटिबंधीय प्रवाल भित्तियाँ जो हैं, ये प्रतिवर्ष समुद्री तट सुरक्षा, जो समुद्र के तट हैं वहाँ पर सुरक्षा इनसे होती है। क्योंकि जैसे कोई भी मान लीजिए कोई यहाँ पर जैसे कि सुनामी है या कुछ भी इस टाइप में जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, वो जब आएंगी तो डायरेक्ट तट से टकराने से पहले यहाँ टकराएंगी। तो वहाँ उस रेफरेंस में यहाँ बताया गया है कि ये तट की सुरक्षा प्लस पर्यटन, यहाँ पर लोग देखने के लिए जाते हैं, मतलब ये पर्यटन आदि जैसी 30 अरब डॉलर से अधिक मूल्य की वैश्विक वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन होता है यहाँ से, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड कर लेंगे, जैसे कि ये समुद्री तट सुरक्षा और ये खाद्य सुरक्षा, क्योंकि यहाँ जो मछली उत्पादन भी होता है ना, तो ये हो गया खाद्य सुरक्षा भी। तो ये 3 चीजें, मतलब उष्ण कटिबंधीय प्रवाल भित्तियों से प्रतिवर्ष जो है समुद्री तट सुरक्षा
और खाद्य सुरक्षा और पर्यटन, इन चीज़ों से 30 अरब डॉलर से अधिक मूल्य की जो वैश्विक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। और इसका एक और महत्व जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारा ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पे अभी हम लोगों ने देखा, वहाँ पर क्या होता है, मत्स्यन एवं पर्यटन के रूप में प्रतिवर्ष लगभग जो है 1.5 बिलियन डॉलर का यहाँ पर योगदान होता है। तो ये जो प्रवाल भित्तियाँ हैं, इसको हमारे जो आर्थिक वहाँ उसके रेफरेंस में भी समझा जा सकता है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट जो प्रवाल भित्तियों से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट था। अगर इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड इसका जो PDF है वो आप लोग टेलीग्राम चैनल से वहाँ पर देख सकते हैं। और जो हमारा उसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस भी करना है, जैसा कि मैंने कई बार बोला हुआ है। और उसके बाद अगर जैसे कि यहाँ पर जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उसको भी आप लोग सॉल्व करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो फिर अगर ये हमारा जो वीडियो है अगर आप लोगों के लिए यूजफुल है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो हमारे आने वाले वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।